फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। आज हम कहानी पढ़ेंगे अपना अपना कर्ज, जो कि अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई कहानी है। और इस कहानी में बताया गया है कि विभाजन के समय किस तरह घर से विस्थापित होकर लोग हिंदुस्तान में आए और शरणार्थी बने थे, और उन्हीं शरणार्थियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले अमृता प्रीतम ने उन नारी व्रता की कथा को बताया है। तो पहले आप देखिए कि नारी व्रता की इस अनूठी कथा में वो मर्द और पुरुष की परिभाषा ही बदल दी गई है। पुरुष अपने अहम और स्वाभिमान के कारण अपने आप को ही घर का मुखिया या पालनहार समझता है, लेकिन कथा नायिका मूर्ति के अनुसार मर्द केवल पुरुष होने से ही मर्द नहीं कहलाया जा सकता, बल्कि अपने दायित्व और साहस से ही मर्द बनता है। अब जो कि इसका निर्वाह करता है वही मूर्ति की मतलब जो है वो मर्द कहलाता है मूर्ति के हिसाब से। तो इसलिए मूर्ति इस कसौटी पर खड़ा उतरने के कारण ही वो क्या करती है, जो रुक्मणी है उसको वो कहती है कि ये असली मर्द है। लेखिका ने ऐसे ही मर्दों को क्या किया है, अपने जो आड़े हाथों लिया है, जो केवल नारी के बाह्य सौंदर्य पर आकर्षित और असशक्त होते हैं और इसी हवस की पूर्ति हेतु पुनः पुनः विवाह रचते हैं, और वो सोचे बिना कि पहले पत्नी का क्या होगा। तो आगे देखते हैं अपना अपना कर्ज। जो कहानी का आरंभ होता है वो विभाजन के बाद विस्थापित हुए लोगों के क्या करते हैं, नए आशियाने बनाने से प्रारंभ होती है। जहाँ नई बन रही बस्ती होती है, सभी एक दूसरे से अनजाने हैं। पहचान और परिचय की यहाँ से ही जो उनकी यात्रा है वो आरंभ होती है। मजदूरों हो गए, मिस्त्रियों हो गए, मकान बनाने वाले हो गए, चौकीदार हो गए, और चाय बनाने वाली मूर्ति और उसके साथ रहने वाली रुक्मणी और उसका 2 बरस के बच्चे हैं। कि वो कहाँ से आए हैं, कौन है, कैसे आए, थोड़ी बहुत फुसफुसाहटों से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन कहाँ से कैसे आया, यहाँ तक पहुँचता है। जबकि मूर्ति के विषय में कोई बहुत अधिक जो है वो लोग जान ही नहीं पाते, क्योंकि सुबह से शाम तक तो मजदूरों जब तक छुट्टी नहीं हो जाती है उनकी, तब तक वो चुपचाप मूर्ति की भांति चाय बनाती है। स्वयं चूल्हे की आग की तरह प्रतीत होती है। बच्चा मूर्ति का है या उसकी साथी रुक्मणी का, इसका किसी को कोई अंदाजा ही नहीं लगता। अब क्या होता है कि शहर से 8 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पर बस रही है बस्ती, तो उसी में एक राजबख्शी नाम का है आदमी। वो भी क्या करता है, अपना मकान बनवा रहा है। अब उसके ना तो कोई बीवी है ना बच्चे हैं, शायद इसीलिए जिस दिन उसके मकान की नींव रखी गई थी तो ना हवन हुआ और ना ही लड्डू बांटे गए। तो वो भी अक्सर क्या करता है, मूर्ति से ही आकर चाय पीता है। और धीरे धीरे जब उसके घर के लेंटर पड़ने के बाद भी वो दिन जैसे काम रुक जाता है तो आना जाना बंद हो जाता है, बट वो क्या करता है, आता रहता है और चाय अवश्य पीकर जाता था। अब धीरे धीरे वो क्या करता है, मूर्ति से जानता है कि वह भी काफिले के साथ ही उजड़कर यहाँ पहुंची है, और उसके पति जो था मतलब मूर्ति का, वो बलवाइयों के द्वारा मार दिया गया था। अब राजबख्शी को अजीब सी कश्मकश में डालते हुए वो बताती है कि उसका जो 2 साल का बच्चा है वो उस मतलब दूसरी औरत यानी जो रुक्मणी है उसके बच्चे की माँ है। अब वास्तव में यहीं से खुलती है हमारे जो तथाकथित सभ्य समाज की पोल। यहीं से आरंभ होती है नारी जीवन के चक्रव्यूह और असमंजस की स्थिति कि स्वर्ग वैषम्य में केवल पूंजी सर्वहारा का शोषण नहीं करता, बल्कि पुरुष भी नारी का हर स्तर पर दैहिक एवं मानसिक शोषण करता है। अब ऐसे ही पुरुष प्रधान समाज में मूर्ति, जो कि एक निहायत गरीब परिवार में जन्म लेकर भी बहुत सुंदर है, और उसकी इसी सुंदरता पर शहर का एक धनाढ्य भट्टे वाला था मालिक, वो इस पर रीछ गया था, मोहित हो गया था। अब भट्टी वाला जो था वो मालिक, उसकी जो थी वो तीसरी शादी थी मूर्ति से। इससे पहले उसने जो शादी की थी वो रुक्मणी से हुई थी, उससे पहले किसी और से। जैसे कोई कपड़ा या वस्तु पसंद ना आए तो बार बार बदलता जाता है ना, मर्द भी एक औरत पसंद ना आने पर चीज की तरह औरत बदल सकते हैं। अब मूर्ति ने ऐसे ही तस्वीर जो थी वो खींची थी अपने पति भट्टालाल की मालिक की। कहाँ, किसके सामने, राजबख्शी के सामने। कि नारी की जो प्रधानता है वो यहीं से आरंभ होती है कि पहले पत्नी क्योंकि सुंदर नहीं थी इसलिए उसे इस संसार से ही विदा कर दिया गया, और बेचारी रुक्मणी सुंदर तो थी लेकिन बांझ थी, इसलिए उसे किसी काम की नहीं समझा था। अब कितनी बड़ी त्रासदी है कि नारी जीवन की, कि उसे जीवित प्राणी न समझकर महज वस्तु समझना कहाँ का इंसाफ है। और किस समाज में पुरुषों का दृष्टिकोण ऐसा है, वह समाज स्वस्थ नहीं रहा कहा जा सकता है। क्या उपयुक्त दोष केवल नारी के लिए ही दोषी है? क्या पुरुष का होना ही काफी है? यानी उसे मर्द मानकर समाज में नारी को उचित स्थान दिलाना चाहिए।
अब पुरुष प्रधान समाज में प्रेम में धोखा खाकर जो मूर्ति थी वो मर्द का बदला मर्द से लेने के लिए क्या करती है, वो भट्टे वाले से शादी के लिए हाँ कर देती है। क्योंकि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो गरीब था लेकिन जवान था और उसका उसी से दिन चढ़ गए थे, वो गर्भवती हो गई थी। जब तक पता चला कि तो उस लड़के ने क्या किया, शादी करने से इनकार कर दिया। अब मूर्ति के माँ बाप गरीब जरूर थे परंतु इतने भी नहीं थे कि बेटी को बेच देते, लेकिन बेटी के आग्रह करने पर माँ ने एक तरह से बेटी को मोल बेच ही दिया था। क्योंकि भट्टे वाले के मन में बच्चे की लालसा थी और एक मर्द से धोखा खाकर दूसरे मर्द को सबक सिखाने के लिए वो शादी करती है मूर्ति, पर पूरी नफरत के साथ इस औलाद को जन्मती है। और अभावों की नारी रुक्मणी इस बच्चे को पूरे प्यार से पालती है। अपना प्यार और पति दोनों मतलब रुक्मणी जो है वो मूर्ति से बांटती है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। परंतु मूर्ति बताती है कि वो बहुत ही अच्छे मन की औरत है। मूर्ति के प्रेमी को जैसे ही संतान उत्पत्ति का जब पता चलता है तो उसे वो ब्लैकमेल करने लगता है, पैसा ऐंठता है। 2 पार्टों में फंसी मूर्ति एक दिन क्या करती है, रुक्मणी के पास सोए बच्चे को उठाती है और आत्महत्या के लिए निकल पड़ती है। जब यूं ही रुक्मणी को उसकी पूरी कहानी सुनकर केवल उसे संतावना ही नहीं देती बल्कि उसके साथ खड़ी भी होती है और उसके प्रेमी को भी झूठ कहकर खदेड़ देती है कि भट्टे वाले ने उसके मरवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अब राजभक्षी को मूर्ति के जीवन के बारे में सुनकर अपना कद जो है वो बौना लगने लगा, क्योंकि उससे महसूस किया कि वह जिसे सहारा देने की सोच रहा है वो मूर्ति के चेहरे की जवानी की लौ और आग में रुक्मणी का भी योगदान है। अब मूर्ति कहती है कि उसे अगर शादी करनी है तो उसे मतलब रुक्मणी जैसे मर्द चाहिए जिसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की सूझ हो, जो बेगानों को भी क्या कर ले, गले लगा सके। मां न बन सकने का दोष किसी को ना देते हुए भी ममता से दूसरे के बच्चे को अपना सके। संसार संबद्धता मनुष्य के इन्हीं गुणों द्वारा ही परिचालित है। अब मूर्ति प्रताड़ित की जाने वाली रुक्मणी की मानवीयता को सबसे ऊपर समझती है। रुक्मणी चाहती तो भट्टे वाले से मूर्ति की हकीकत बयां कर सकती थी, मूर्ति और उसके बच्चे को जलील कर सकती थी, उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर भी कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आंचल की छांव में न केवल मूर्ति को आश्रय दिया बल्कि उसके बच्चे पर भी पूरा ममतत्व को लुटाया। अब इसीलिए मूर्ति ठीक राजभक्षी से कहती है कि जो रुक्मणी है वो मेरे बच्चे की माँ है, क्योंकि मन उसका था, मेरा तो सिर्फ तन था। अगर रुक्को का मन होता तो बच्चे को नाजायज सिद्ध करके कुछ भी कर सकती थी, लेकिन यह उसका मन ही था जिसकी विशालता के आगे मूर्ति को किसी मर्द की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती है। अब वैवाहिक जीवन यानी कि प्रेम विश्वास के साथ साथ पूर्ण समर्पण की भी आधारशिला पर टिका होता है, अब जिससे संस्कृति आगे बढ़ती है। अब लेखिका ने विवाह नाम की इस पवित्र संस्था में औरत पर होने वाले अत्याचारों को सूक्ष्मता से चित्रित किया है। पुरुष प्रधान समाज में मर्द पैसे के बल पर अपनी कमजोरियों को छुपाकर दूसरी तीसरी पता नहीं कितनी बार विवाह रचता है। चांदी के चंद टुकड़े फेंक कर औरत को बेजान निर्जीव चीज की तरह खरीदता जाता है, लेकिन मूर्ति के माध्यम से लेखिका ने ऐसे मर्दों को नामर्द ही सिद्ध किया, क्योंकि मूर्ति स्पष्ट शब्दों में कहती है कि असल में मर्द ना उसे मिला ना ही रुक्को को, इसलिए लाख न्यूनताएं कमियां होने पर भी मर्द मर्द है। अब मूर्ति जो है वो समाज की इसी धारणा को क्या करती है, चुनौती देती हुई कहती है कि क्या सभी बंदिशें केवल औरतों के लिए ही हैं। इसलिए समाज की जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त करती हुई पति और पुरुष की जो नई परिभाषा गढ़ती हुई मूर्ति नारी विमर्श की प्रवक्ता दिखाई देती है। नारी विमर्श और कुछ नहीं है बल्कि नारी का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और चौकस होना ही है। अब लैंगिक विभिन्नता को समाप्त करना ही है। मूर्ति बिना किसी नारे और झंडे से इस कहानी में बखूबी निभाती है। अब रुक्को द्वारा क्या करती है, मूर्ति पर किए गए उपकारों को मूर्ति ना तो भूलती है और ना ही भूलना चाहती है। इसीलिए भारत पाक विभाजन में दोनों पति के बलमाइयों के द्वारा मार दिए जाने के बाद वे स्थापित होकर एक दूसरे का सहारा बनती हैं, लेकिन उजड़ कर आए इन लोगों ने अपनी पहचान गायब हो जाती है। न केवल मूर्ति और रुक्को, न केवल राजभक्षी, बल्कि इस प्रकार के अनेक बेघर शरणार्थी विभाजन की भयावहता में अपनी असली घर, रोजगार, परिवार, हैसियत और यहाँ तक कि अपना असली चेहरा भी गवा बैठे हैं। जड़ से समूल उखड़ने का दर्द इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब ऐसी बार विस्थापित
चेहरों की एक ही पहचान और एक ही हैसियत बन जाती है, और वो पहचान है शरणार्थी होने की। अब यही इनकी जात, बिरादरी, पहचान और हैसियत बन जाती है। अब इन सबको जोड़ने में इनका यह दर्द केंद्र में होता है। अब इसी दर्द से जुड़ा राजभक्षी जो है वो मूर्ति में अपना भावी जीवन देखता है। उसे प्रतीत होता है कि यह मूर्ति जो आज झुग्गी झोपड़ी में पड़ी है, लेकिन इसकी गरिमा बताती है कि यह मंदिर या महलों की शोभा रही होगी, आज उसकी जिंदगी शून्य से भरी है, क्योंकि वह भी काफिले के साथ बचते बचाते हिंदुस्तान पहुंचती है। अब खोई हुई पहचान और हैसियत में जहां राजभक्षी मूर्ति से प्रभावित हो उससे शादी करना चाहता है, वहीं मूर्ति भी इस बात को समझती है कि राजभक्षी केवल मकान बनवाने की खातिर उस बस्ती में नहीं आता, बल्कि उसके लिए भी आता है। अब वह मूर्ति उससे प्रस्ताव पर यह कहते हुए मोहर लगा देती है कि उसके स्वप्नों में भी राजभक्षी अपना स्थान बना चुके हैं। यह बड़ा स्वाभाविक है कि दो अधूरे व्यक्ति एक दूसरे के पूरक बनने की सोचे, लेकिन पटाक्षेप तब होता है जब मूर्ति कहती है कि उस व्यक्ति से ब्याह करेगी जो रुक्मणी को भी साथ रखेगा। उसकी मतलब जो राजभक्षी था उसकी भाभी ने क्या किया था, शायद जब वह लड़कपन में था तो उसे अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया था। अब उस संबंधों से, इस अजीब भंवर में से जब तक राजभक्षी बाहर निकलते तो बहुत देर हो चुकी थी। अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए राजभक्षी मूर्ति का आश्रय चाहता था, ताकि आगे से भाई जो है उस पर शक ना करे, और राजभक्षी को महसूस होता है कि उस पर अपने भाई का बहुत बड़ा कर्ज है। राजभक्षी ने यद्यपि होश संभालने के बाद से संबंध को समाप्त कर दिया था, परंतु भाई के शक की सुई ज्यों की त्यों थी। अब राजभक्षी मूर्ति का हाथ थामकर अपने भाई के शक और संदेश को भी दूर करना चाहता था, और भाई का गुनहगार होने से उऋण भी होना चाहता था। अब मूर्ति की राजभक्षी से रुक्को सहित शादी की स्वीकृति देने को अपने अपने कर्ज उतारने की दिशा में वो अग्रसर करती दिखाई देती है। अब अपना अपना कर्ज कहानी जो है वो विभिन्न स्तरों पर मानव की मन अंतर्वृत्तियों की विभिन्न परतों को खोलने वाली कहानी है। विभिन्न परिस्थितियों में पड़कर या उलझकर मनुष्य कैसे अलग अलग राहों पर चल पड़ता है, और इसी का खुलासा इस कहानी में किया गया है। वास्तव में ये कहानी बाहरी और भीतर दो स्तरों पर चलती है। मनुष्य का भीतरी संसार बाहरी संसार पर हावी होकर उससे ऐसे ऐसे निर्णय करवा लेता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होता। कहानी में मूर्ति और राजभक्षी जो थे वो रुपए, पैसा या भौतिक ऋण के कर्जदार नहीं है, बल्कि यह कर्ज उनका मानसिक कर्ज है। मूर्ति के प्रति रुक्को के निश्चल और सच्चे प्रेम में मानवीयता संबंधों की पराकाष्ठा देखने वाली मूर्ति रुक्को को उसका खोया अधिकार और सुख दिलाकर एक तरह से मानसिक कर्ज से उऋण होना चाहती थी, जबकि राजभक्षी मूर्ति से ब्याह करके अपने भाई को आश्वस्त करना चाहता था कि उसका अपनी भाभी से अब कोई नाजायज संबंध नहीं है, और यह प्रायश्चित करना चाहता था कि और उस भूल का जो उसे लड़कपन में अनजाने से हुई है, जिसका शायद वो उतना कसूरवार भी नहीं था जितना उसकी भाभी है। अब मानसिक धरातल पर अपने अपने बोझ तले दोनों पात्र कर्ज उतार कर उऋण होकर एक तरह का प्रायश्चित ही करना चाहते थे। धन्यवाद।